आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं बड़ौदा विधानसभा में और लगातार चुनाव की कवरेज हम दे रहे हैं आपको, बड़े से हर छोटे नेता के साथ। तो बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी वार्तालाप के थ्रू आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बातों के जरिए। सुनीता दुग्गल है, सांसद हैं हमारे साथ। इन्होंने भी यहाँ पे चुनाव प्रचार अभियान में काफ़ी तेज़ी दिखाई है और लोगों के बीच जा रहे हैं। तो सुनीता जी, क्या कहेंगी, किस तरीके से चुनाव चल रहा है आपका और आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या कहेंगी, चुनाव किस ऊँट की किस करवट बैठेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि अब की बार हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जो है वो बड़ौदा में भी खिलेगा, क्योंकि बहुत लोग ये कहते थे कि सिरसा लोकसभा से आज तक कमल का फूल नहीं खिला है, लेकिन लोगों ने 2019 के चुनाव में लोकसभा का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जिताकर वहां से मुझे सांसद बनाकर बड़ी पंचायत में भेजा। और उसी तरह से ही जब जींद का उपचुनाव हुआ तो सब कहते थे कि जी भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल जो है वो जींद में कभी नहीं खिला, लेकिन वो खिला। तो इसी तरह से हमें पूरी उम्मीद है कि लोग कहते हैं कि जी बड़ौदा में आज तक कभी कमल का फूल नहीं खिला। सिरसा में भी कमल का फूल कभी नहीं खिला था और भारी बहुमतों से आपको सिरसा के लोगों ने जिताया था और कुर्सी पे बिठाया था। जी 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 बिल्कुल। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उसी तरह से अब की बार बड़ौदा में भी कमल का फूल खिलेगा और हमारा भाई योगेश्वर जो है वो बहुत बड़े अंतर के साथ जीतकर विधानसभा में पहुंचेगा और यहाँ के लोगों को बहुत तरक्की की तरफ लेकर जाएगा और यहाँ के इलाके का बहुत विकास करेगा। सुनीता जी, थोड़ा सा मार्क्स अगर नीचे करें, लोगों को पता चल पाए वास्तव में हम सुनीता दुग्गल के साथ बात कर भी रहे हैं या फिर किसी के और के साथ, थोड़ा सा मार्क्स को आप नीचे करें। जब आप बात बंद करेंगे तब मैं चलो। तो हमारे सुनीता जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, आप प्रशासनिक अधिकारी आ चुके हैं, आपके जो पतिदेव हैं, आपके हस्बैंड हैं, वो भी प्रशासनिक एक अधिकारी हैं, तो आपको उतार चढ़ाव सब पता है, प्रशासन का भी पता है कैसे काम करवाए जाते हैं। तो आपने में एक मुद्दा बहुत बड़ा है, आपने 156 सिरसा में एक मुहिम चलाई थी, आपने 156 वादे किए थे, वो हम पूरा करेंगे। तो आपके वो वादे कहाँ पर खरे उतरी, पाई नहीं पाई जनता की उन आशाओं पे? आपने जो वादा करके जो कुर्सी पे आप आसीन हुई थी और लोगों को वहाँ पे आपने कहा था, हाँ अगर मैं कुर्सी पे बैठती हूँ या मुझे आप यहाँ से जिताते हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपका भला करूँगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल पाऊँगी। तो इस बारे में क्या कहना आपका? देखिए, ऐसा है कि जब से मैं सांसद बनी हूँ, अभी 1 साल हुआ है, मैंने कोई भी ऐसा मौका पार्लियामेंट के अंदर नहीं छोड़ा कि मैंने अपने इलाके की बात को नहीं रखा हो। हर तरह के मुद्दे को मैंने जो है वो अपने बड़ी पंचायत के अंदर उठाया और बहुत जोरदार तरीके से अपने इलाके की पैरवी करी। और जहां तक बात आप जो है जो भी हमने लोगों के सामने अपनी बातें रखी थी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही 1 साल पूरा होने पर मेरे सिरसा जो मेरा लोकसभा है उसमें जो सिरसा जिला है उसके अंदर 54 करोड़ रुपए के उद्घाटन और इसके साथ साथ शिलान्यास जो है हम लोगों ने कल किए हैं। और जिसमें आप ये देखिए कि बड़े बड़े जो सब स्टेशन है, 33 केवी स्टेशन है, उनका 3 का उद्घाटन किया हमने और 2 का शिलान्यास किया। इसके साथ साथ वहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो PHC हैं वो वहाँ पर हमने खोले हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर हमने 4 सड़कों का वहाँ पर उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ग्रामीण जो सड़क योजना है उसके तहत 11 सड़कों का जो है वहाँ पर जो है वो पास हुई हैं। जो हमारे सिरसा जिले की मैं बात करूं, अगर मुझे लगता है कि शायद पूरे हरियाणा में 11 सड़कें कहीं नहीं किसी जिले में पास हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत वहाँ पर 11 सड़कें जो है पास हुई हैं। और भी बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो सिरसा विकास की गति पर आगे दौड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। और अभी हमारे पास 4 साल बाकी हैं, केंद्र में भी 4 साल बाकी हैं और हमारे हरियाणा में सरकार में भी 4 साल बाकी हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 4 सालों में जबरदस्त तरीके से हमारा केवल सिरसा लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरा हरियाणा जो है वो विकास की गति पकड़ेगा। एक मुहिम आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको याद नहीं हो तो आपने सबसे पहले एक वादा किया था वहाँ की जनता से, अभी देख रही है युवा नशे के गर्त में है सिरसा के और वो भटक चुके हैं, कहीं ना कहीं उनके घर वाले दुखी हैं, वो खुद तो दुखी हैं ही, पूरा परिवार पूरे रिश्तेदार उन लोगों से दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बन जाती हूँ तो सिरसा के लोगों को वादा करती हूँ
नशे की गिरफ्त से जरूर बाहर निकाल पाऊंगी। सबसे मुख्य आपका एजेंडा था, वो एजेंडा कहीं ना कहीं वहाँ पे अभी कारगर साबित नहीं दिख रहा है। 12 महीने से आपको ज़्यादा हो चुके हैं। सुनीता जी, क्या कहेंगे इस चीज़? देखिए लांबा जी, ये मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इस मामले में गलतफहमी है। अगर आप वहां पर जाकर ग्राउंड रियलिटी देखें तो पिछले 1 साल के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वहां पर जो नशे का है वो कारोबार बहुत ज्यादा ठप हुआ है। बहुत ज्यादा वहां पर जो नशे के कारोबार में थे उन लोगों को या तो पकड़ा गया है, बहुत बड़ी बड़ी खेप जो है वहां पर पकड़ी गई है। इसके साथ साथ केंद्र के जो मंत्री हैं आदरणीय रेड्डी साहब, मैं समय समय से उनके साथ मेरी मुलाकात होती रहती है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे ये बात को मैंने, इस मुद्दे को जब मैंने पंचायत के अंदर भी, बड़ी पंचायत के अंदर भी उठाया मैंने, तो वहां पर इस बात को लेकर एक बहुत बड़ी जो है वो मीटिंग हुई और उसमें हमारा जो गृह मंत्रालय है उन्होंने ये निर्णय किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने जो है वो कम से कम भी मैं ये कहना चाहूंगी कि शायद 70 के करीब जो है वो ऐसे शहर चिन्हित किए हैं कि जहां पर जो नशा ज्यादा है और वहां पर किस तरह से हम उसको दूर कर सकते हैं। तो जिसके अंदर मेरी लोकसभा के दोनों जिले इसमें सम्मिलित हैं। सिरसा लोकसभा में सिरसा जिला और फतेहाबाद जिला, दोनों जिले इसमें सम्मिलित हैं। और उसमें अंदर जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से वहां पर रिहेबिलिटेशन सेंटर और वहां पर किस तरह से जो है वो पब्लिक को, हमारे युवाओं को जो है वो जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए जगह जगह पर कैंप्स, तो बहुत जो है बजट इसके अंदर रखा गया है और उसमें कार्रवाई शुरू भी हो गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने जो खासकर हमारे युवाओं के लिए वादा किया तो उसके ऊपर मैं पूरा 100% खरा उतर रही हूं और आगे और भी ज्यादा तरीके से इसको गति इसकी पकड़ी जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं समय समय पर जो है गृह मंत्रालय में हमारे रेड्डी साहब जो MOS हैं उनसे मुलाकात करके इसके बारे में हम आगे जो है वो बढ़ रहे हैं। और हमारे जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब, वो भी हमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और उनके साथ, सहयोग के साथ मैं, देखिए कि मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे इलाके में बहुत ज्यादा कमी आई है। पहले से हमारे युवाओं के अंदर जो है एक अवेयरनेस हुई है और इसके साथ साथ जो है वो जो दलाल हैं जो इसमें लिप्त हैं उनको बहुत बड़ा डर बैठा है और क्योंकि उन लोगों को बहुत बड़ी संख्या में पकड़ा गया है और उनको अंदर किया गया है। सुनीता जी, आपके पास पावर है, आप प्रशासनिक अधिकारी थी पहले, तो यहाँ बीजेपी में जैसे आपने जो ही एंट्री मारी, आप जीत जाते हैं, सिर्फ हम पहली बार कमल का फूल खिल जाता है वहाँ से, तो आप अधिकारी रह के भी सेवा तो कर सकती थी, फिर नेता बनने की जरूरत क्या है? सेवा करना था। आप कहती हैं मैं सेवा करने के लिए राजनीति में आई हूँ, तो ऑलरेडी पहले सरकारी अधिकारी थी तो वहाँ रहते भी सेवा बन सकती थी। तो यहाँ आने का मतलब एजेंडा, नेता भी सेवा करता है, वो भी सेवा दोनों भाव से होती है, तो फिर यहाँ इस कुर्सी पे आके सेवा, ये कुछ समझ में नहीं आया। लांबा साहब, क्या है कि एक अधिकारी रहते हुए आपका जो क्षेत्र है, आपका जो एरिया है वो बहुत लिमिटेड रहता है। उसमें आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ही आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राजनीति में आते हैं और आपके मन में सच में सेवा करने की भावना है तो आपका जो एरिया है, जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा हो जाता है। एक आयकर अधिकारी होने के नाते, एक इनकम टैक्स में कमिश्नर होने के नाते मैं कितनी मदद कर सकती थी किसी की भी। मैं किसी भी डिप्टी कमिश्नर को, मैं किसी भी SP को फोन करके किसी की मदद के लिए नहीं कह सकती थी, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता था। तो अभी तो आपको मंत्रालय नहीं दिया गया, आप सांसद के तौर पर एक सांसद आप तो सांसद बहुत कम करके आंकते हो क्या? नहीं, सांसद बहुत नहीं आंकते नहीं, लेकिन एक पावर आप देखिए कि कम से कम भी 15-16 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है एक सांसद, और जिसके अंदर 2-3 जिले आते हैं, तो उन 2-3 जिलों के जितने भी अधिकारी हैं वो अधिकारी अब सांसद की बात को सुनने के लिए बाध्य हैं। अगर वो उनकी बात को नहीं सुनते हैं तो देखिए उन पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई करने के लिए जो है अपना एक सांसद जो फ्री होता है, अपने लेटर हेड पे अगर वो लिख दे कि ये अधिकारी फला अधिकारी जो है गरीब आदमियों की सुनवाई नहीं कर रहा है और उनकी कार्रवाई ठीक से नहीं कर रहा है, तो आपको पता है कि कितनी दिक्कत हो जाती है, उसको अकाउंटेबिलिटी कितनी उसकी बढ़ जाती है। तो इसलिए एक सांसद होने के नाते आपका प्लेटफॉर्म, आपका एरिया जो है वो बढ़ जाता है और उसमें आप बहुत ज्यादा तरीके से अपने गरीबों की, वंचितों की और उनकी मदद कर सकते हो। आपको नहीं लगता सुनीता दुग्गल इतना बड़ा नाम, इतने बड़े वोटों से वहां से जीत के निकलती हैं और पहली बार सिरसा में कमल का फूल खिला देती हैं, उसके बाद भी उनको कहीं के किनारे कर दिया जाता है और मंत्रालय कहीं ना कहीं सांसद बनने के बावजूद भी और भारी मौत से जीतने के बाद भी, तो कहीं ना आपको कुछ थोड़ा सा दिल में मलाल, थोड़ा सा दिल में कहीं ना कहीं दुख होगा। हाँ, इतने वोटों से मैंने बीजेपी को यहाँ पे पहली बार जिताया, वो भारी बहुमतों से, और मुझे यहाँ किनारे कर दिया गया, पूरी तरह पावर नहीं दी गई मुझे। देखिए ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि एक कैंडिडेट खुद कुछ नहीं होता,
उसके पीछे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज होती है, उसके पीछे कार्यकर्ताओं की संगठन की बहुत बड़ी मेहनत और ताकत होती है। तो आप अगर एक जिम्मेवारी आपको मिलती है एक सांसद के तौर पर, तो वो जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी होती है अगर कोई समझे तो इसलिए मुझे किसी तरह की कोई महत्वाकांक्षा या कोई इस तरह की डिजायर या कोई इच्छा नहीं है कि अरे मंत्री बनाना चाहिए था या मंत्री क्यों नहीं बनाया, इस तरह की कोई सोच दिमाग में दूर दूर तक नहीं आती। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ सांसद बनकर, और सांसद बनकर जो मेरी जिम्मेवारियां हैं उनको मैं भली भांति निभा रही हूँ और आगे भी निभाती रहूँ। तो योगेश्वर दत्त के रूप में प्रचार कर रही हैं, अभी चर्चा है पूरे बड़ौदा में, लोग बोलते हैं अगर बीजेपी के नेता नहीं आते, योगेश्वर खुद अकेला अगर प्रचार करे ग्राउंड पे जाके तो भारी बहुमत ले सकता है, वोट ले सकता है। कहीं कि बीजेपी नेताओं के प्रति बहुत नाराजगी है लोगों की, बोलते हैं किसान धरने पे बैठे हैं, अध्यादेश के खिलाफ नए नए कानून आ रहे हैं लेकिन धरातल पर लागू नहीं किया जाता, पहले ही कानून थोप दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चर्चा है कि यहाँ अगर नेता नहीं आते हैं, जैसे पड़ाव डाला हुआ पूरे बीजेपी नेताओं ने पूरे प्रदेश के में, छोटे से बड़े नेता यहाँ भागे भागे फिर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो चर्चा है उस हिसाब से हम बता रहे हैं आपको कि नेता नहीं आते तो योगेश्वर काफी वोट यहाँ से निकाल सकते थे? देखिए ऐसा है, ये तो विपक्ष का एक फैलाया हुआ भ्रम है। मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं धनाना की बेटी हूँ, ये मेरा नजदीक का बनवासा गांव है, और आप यकीन नहीं करेंगे कि 100 500 रुपए करके मेरे पास कितने पैसे जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं एक बेटी के नाते, एक बहन के नाते। तो इतना लगाव यहाँ के लोगों का हम लोगों के साथ है, तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो देश के लिए काम करते हैं, वो इलाके के लिए काम करते हैं, वो अपना पेट भरने के लिए काम नहीं करते। तो ये एक तरह का इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जहां कहीं पर भी हमारे नेता जा रहे हैं उनका बिल्कुल खूब अच्छी तरह से स्वागत किया जा रहा है। जो एक अच्छी छवि हमारे कैंडिडेट की है वो अपना काम कर रही है, और एक अच्छी छवि जो हमारे संगठन की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की है, वो अपनी तरीके से काम कर रही है। तो दोनों ये मिलकर मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे यहाँ से योगेश्वर भाई को जीत दर्ज जो है होगी, और हमारी जनता यहाँ से जीत दर्ज करवाएगी। आप गांव-गांव जा रहे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है, जनता क्या चाहती है, किस तरीके से आपको देख रही है जनता योगेश्वर को? विपक्ष में काफी हैवी कैंडिडेट है, चौटाला भी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतार चुके हैं, तो इनको लेके आपके बीच में, जैसे योगेश्वर एक पहलवान है, पहली बार राजनीति में आए हैं, और राजनीति और अखाड़ा अलग अलग होता है, तो उसको लेके आपको क्या लग रहा है? आज जैसे आपके प्रोग्राम है 10 नेताओं के अलग अलग जगह, जैसे आपका अलग है उनका अलग अलग, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है कि योगेश्वर ने आज जिस तरह से अखाड़े में पहलवानी करते हुए जो है अपने प्रतिद्वंदी को चित किया था, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर भी वो अपने सारे प्रतिद्वंदियों को चित करके और यहाँ से विजेता बनकर उभरेगा। क्योंकि आज जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। कोई बताते हैं कि कोई भालू है, कोई बताते हैं कि कोई शेर है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कोई नहीं जानता उनको। योगेश्वर दत्त हमारा ऐसा कैंडिडेट है कि जिसको बच्चा बच्चा जानता है, कि जिसने अपने इलाके का ही नहीं, हरियाणा का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नाम दुनिया के अंदर रोशन किया। आज योगेश्वर को कौन नहीं जानता? तो इतना अच्छा कैंडिडेट और इतना अच्छा संगठन, इतनी अच्छी पार्टी, इतने अच्छे मुख्यमंत्री, तो मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि एरिया का विकास होना चाहिए। इस विकास को मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार बड़ौदा के लोग जो हैं वो मन बना चुके हैं, वो चाहते हैं कि उनका इलाका आगे बढ़े, उनके बच्चे तरक्की करें, उनके बच्चों को बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां मिले, वो पैसे से नौकरियां नहीं चाहते। तो इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा योगेश्वर भाई यहाँ से जबरदस्त तरीके से विजेता बनकर उभरेगा। किसान बैठे हैं अध्यादेश को लेकर, सड़कों पे हर जगह बगावत देखने को मिल रही है, किसान जिस तरीके से बोल रहे हैं MSP लागू कर दो हमारे, तो उस हिसाब से क्या लग रहा है आपके यहाँ चुनाव प्रचार में कितना फर्क देखने को मिलेगा? क्या किसानों को कहीं ना कहीं मना पाएंगे? आखिर भी अगर कुछ दिन बचे हैं, 1 हफ्ते के आसपास के चुनाव के, तो अब तक किसानों की नाराजगी दूर नहीं हुई है। सुनीता, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब जो बीमा योजना आई थी, बीमा योजना में बहुत बड़ा जो है विपक्ष ने एक षड्यंत्र किया था कि देखिए जबरदस्ती जो है हमारे किसान भाइयों का बीमा करवाया जा रहा है, और जो है उनकी फसल का जो है बीमा उनके बैंक में से ही उनका पैसा जो है वहां से ही उनको जो है प्रीमियम काट लिया जाता है। तो आप ये देखिए कि सरकार ने फिर क्या किया, सरकार ने किया कि आपकी चॉइस है, जो करवाना चाहे वो करवाए बीमा, जो नहीं करवाना चाहे वो ना करवाए। यहाँ पर कई 100 करोड़ रुपया हमारे किसान भाइयों को मुआवजे के रूप में, बीमे के रूप में मिले, जिन्होंने प्रीमियम कटवाया। जिन्होंने प्रीमियम नहीं कटवाया उनको बाद में इस बात का अफसोस हुआ
कि अरे हमने क्यों नहीं कटवाया। और देखिए, चाहे सफेद मक्खी की बात करें, हर तरह के किस तरह के जो है मुआवजे हमारे किसान भाइयों को मिले, हमारे इलाके में तो बहुत ज्यादा मिले। और इसी तरह से ये जो तीनों बिल हैं, ये जो तीनों कानून हैं, ये हमारे किसान भाइयों के फायदे के लिए हैं। तो किसानों का संतुष्ट कैसे कर पाएंगे? ये जरूर समझेंगे, वो धीरे धीरे समझेंगे। एमएसपी का रोना रो रहे थे विपक्षी दल, लेकिन हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी जो है वो खरीफ के साथ साथ रबी की फसल की भी पहले से ही घोषित कर दी। तो इसका मतलब एमएसपी को कोई जो है वो डिस्टर्बेंस होने वाली नहीं है, एमएसपी को कोई रोकने वाला नहीं है, और इसी तरह से मंडियों को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसी व्यवस्था पहले चल रही थी वो व्यवस्था तो ऐसे के ऐसे चलेगी। उसके अंदर और बहुत सी चीजें ऐसी ऐड की गई हैं जो हमारे किसान भाइयों को फायदा दे सकती हैं। अगर किसान भाई चाहें तो वो फायदा ले लें, अगर वो नहीं चाहें तो मंडियों में भी जैसे पहले बेच रहे थे वैसे ही बेचकर अपनी फसल को, अपनी आमदनी जो है वो बढ़ा सकते हैं। सुनीता जी, आपने कहा बनवासा बेटी हूँ, काफी पैसे आए हैं, तो ये तो एक वो लालच वाली बात हो गई। आपका मतलब हुआ तो आप यहाँ पे आगे, पहले कितनी बार आए यहाँ पे? पहले भी देखिए मेरा यहाँ पर आए हैं तो लोगों को कितनी बार मिले हैं, कितना काम किया है, लोगों के बीच में कितनी बार रही? देखिए ऐसा है कि एक बेटी होने के नाते मेरा यहाँ पर इससे पहले भी आना हुआ है। ये चुनाव तो अभी डिक्लेयर हुए हैं, उससे पहले भी मैं यहाँ पर आई हूँ। आपको ध्यान हो, शिवरात्रि पे मैं आई थी, और शिवरात्रि पे जो हमारे धनाना गांव का बहुत बड़ा शिव मंदिर है, उसमें मैंने सबके साथ वहां पर पूजा अर्चना की थी, वहां पर शिव तांडव स्तोत्र गाया था। सभी हमारे बहुत से हमारे भाई वहां पर थे और आना जाना लगा रहता है। और हमारे जो गांव के लोग हैं वो मेरे पास दिल्ली में या गुड़गांव में या सिरसा में, जहां पर भी मैं होती हूँ वहां पर मेरे पास आते रहते हैं। तो ये तो एक बाप बेटी, ताऊ बेटी, चाचा बेटी, बुआ बेटी, ये तो वो रिश्ता है। तो इसलिए इसको तो मैं कहूंगी कि गांव के लोगों को बोलते नहीं आप? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज ही बल्कि हमारे ताऊ हैं जो गॉड साहब है वो, तो वो मेरे रतिया में जब मैंने चुनाव लड़ा तो उन्होंने उस समय में भी दिन रात एक किया था मेरे लिए। सिरसा लोकसभा के चुनाव में भी वहीं पर ही रुके थे, वो दिन रात एक किया था। अभी उनके परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई, उनके भाई का बेटा जो है वो एक्सपायर हो गया। तो मैं अभी उनके यहाँ पे घर पे गई, बहुत देर तक मैं वहाँ पर बैठी, और इसके साथ साथ उन्होंने जो भी मुझे कहा करने के लिए, किसी अधिकारी को फोन करने के लिए, तो ये मेरी जिम्मेवारी बनती है, एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे गाँव में कहीं किसी को कोई भी अगर दिक्कत है तो वो बेहिचक होकर मेरे पास आ सकता है, और अपनी समस्या का समाधान जो है करने के लिए मैं उसकी पूरी कोशिश करती हूँ। सुनीता जी, आखिरी क्वेश्चन मेरा एक और है सर, लास्ट। मैं एक बात जानना चाहूँ, काफी चर्चा है सिरसा में कि सुनीता दुग्गल मिलती बहुत कम है सिरसा में, लोगों के बीच बहुत कम आती हैं, लोगों की सुख दुख बहुत कम सुनती हैं। तो क्या वास्तव में कितनी सच्चाई है? क्या वास्तव में कम सुनती हैं या फिर ये भी विपक्ष का हुआ है? देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगी। नंबर एक बात तो ये है कि अगर उन्होंने मुझे सांसद बना के भेजा है और पार्लियामेंट चल रही है, 1 महीने तक पार्लियामेंट चलेगी, तो उसमें आप ये सोचिए कि वो ज्यादा बेहतर है कि मैं संसद के अंदर बैठकर उनकी आवाज सुनूं, या वो ज्यादा बेहतर है कि मैं संसद को छोड़कर और वहां पर लोगों के बीच में जाकर बैठ जाऊं। आप पैसा लाना जरूरी होता है जी। और आप ये देखिए कि आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, अब तक सुनीता दुग्गल पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सांसद है जिसकी 100% अटेंडेंस है, 100 की 100। अगर 100 दिन संसद लगी है तो 100 दिन सुनीता दुग्गल ने संसद को अटेंड किया है, कहीं इधर उधर भागी नहीं है, कहीं समय बर्बाद नहीं किया। तो ऐसा जो है इसीलिए करती हूं मैं कि मैं अपने इलाके की बात को संसद के अंदर ठीक तरीके से रख सकूं। मेरे पढ़े लिखे होने का फायदा मेरे इलाके को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। एक इससे पहले जो उन्होंने चुन के भेजा था वो उनके बीच में ही रहता था, संसद में कभी कोई सवाल नहीं पूछा, संसद में कभी कुछ उसने कोई बात नहीं उठाई अपने इलाके की। तो ऐसा सांसद बढ़िया है या ऐसा सांसद कि जो अपने इलाके की बात को संसद के बीच में रखे? 100% अटेंडेंस मेरी है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। बहुत बड़ा लोकसभा चैनल के अंदर आया था कि सुनीता दुग्गल जो है वो ऐसी सांसद है जिनकी 100% उपस्थिति जो है वो संसद के अंदर है। तो ये मुझे लगता है कि मेरे इलाके के लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। सुनीता जी, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हमारे साथ आपने अपने कीमती समय दिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये सुनीता दुग्गल जी बनी हुई थी, लोकसभा सांसद हैं सिरसा से, और बेबाक तरीके से हमारे सवालों का जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि भारी मतों से योगेश्वर दत्त यहाँ से
जीत हासिल करेंगे। और हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे पेज पे जा रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।